जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश को यानी लाइट को। ठीक है, फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपको सभी को लगभग पता होगा कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो बेसिक पार्ट है वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर अगला वाला जो लाइट है, लाइट यानी प्रकाश, इसका सेकेंड पार्ट यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, अब इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या है, वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। राइट, तो इसको ध्यान से सुनना है, स्टेप बाय स्टेप एक चीज पूरा समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जो चीजें मैं बताने वाला हूँ इसको हो सके तो आप नोट डाउन जरूर करते जाएं। ठीक है, क्योंकि आपकी एग्जाम के लिए आने वाली कौन कौन सी एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर देख लें। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें तो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, पुलिस और एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये एग्जाम है। और बाकी और भी अदर बहुत सारी एग्जाम्स है जिसमें फिजिक्स आता है, तो उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, समझे यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करें उससे पहले यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि कंटिन्यू आपको इस टाइप के वीडियोस वगैरह बायोलॉजी के, मैथ्स के और फिजिक्स के मिलते रहेंगे। राइट, बायोलॉजी कंप्लीटली आपको पढ़ना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी चैनल पर स्टडी राज 25 पर कंप्लीटली पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट पूरी निकालें, एक एक वीडियो देखना चालू करें और हर एक क्लास को कंटिन्यू लें। ठीक है, इसी टाइप से मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में फिजिक्स चल रहा है, ठीक है, रनिंग पे। तो देखिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन जो होता है, शब्द है, इसका मतलब क्या है। परावर्तन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर अपने पास ये कोई मिरर है, ठीक है, एक दर्पण है। ठीक है, ये जो दर्पण है यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है, यहाँ से प्रकाश की किरण आती है और यहाँ से हमने थोड़ा सा यूँ घुमा के रखा, वहाँ पे लौट के जा रही है। इसका मतलब ये है कि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर, चिकनी सतह पर टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने की जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। राइट, तो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे फिजिक्स के अकॉर्डिंग पूरा समझेंगे एक एक पॉइंट। पहला पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन ही लिखी है मैंने, जो भी मैंने बताई। ठीक है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ मतलब जो सरफेस स्मूथ हो, ठीक है, वहां से प्रकाश का परावर्तन होगा। खुरदुरी जो सतह होगी वहां से होगा, लेकिन बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इसकी पूरी जो कहानी है वो यहाँ पर समझे कि यहाँ पर एक समतल, यहाँ पे एक कांच ले लो, मिरर ले लो, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी सरफेस है जो एकदम चिकनी सतह है। ठीक है, जहां से किरण इधर से आती है और एक तरफ लौट के चली जाती है। मतलब यहाँ पर ये है कि इधर यहाँ पे सूर्य से, ये सूर्य है और यहाँ से प्रकाश की किरण आती है, जो ए है ये प्रकाश की किरण है, और यहाँ पर जो ये सतह है ये चिकनी है, तो यहाँ से आई, इसको बोलेंगे हम आपतित किरण। क्या बोलेंगे, जो आ रही है आपतित किरण, और यहाँ पर सरफेस से टकराने के बाद वापस लौट के जा रही है, उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाली है आपतित किरण और बी है परावर्तित किरण। ठीक है, इसको यहाँ पे समझना है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे जो एन है ये क्या है, नॉर्मल है। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल मतलब क्या होता है, अभिलंब। दोस्तों यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये किसका है, प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है, शो करता है। कैसे शो करता है, तो किरण आती है, समतल दर्पण के यहाँ से टकराती है, कोई स्मूथ सरफेस से टकराती है और यहाँ से वापस लौट के चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ में एक कोण बनाती है जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, और यहाँ पर जो परावर्तित किरण बी है, परावर्तित होकर मतलब लौट के जो वापस जा रही है उसको परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण बी है ये अभिलंब के साथ में, ये एन मतलब क्या है, नॉर्मल, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, तो जो परावर्तित किरण है ये अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है आर, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है किसका, परावर्तन को दर्शाने वाला एक डायग्राम। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार प्रश्न पूछते हैं एग्जाम्स में, वो ये है कि परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो परावर्तन के जो दो नियम है उनको अच्छी तरीके से देख लेना है, समझ लेना है। वो ये है कि सबसे पहला नियम क्या है, सबसे फर्स्ट नियम ये कहता है कि परावर्तित किरण एवं परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब बराबर होते हैं।
ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोण I और कोण R दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि आपतन कोण बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के। ठीक है, इतना यहाँ पर क्लियर हुआ। अब इसको यहाँ पर मैथमेटिकली हम लिखना चाहे तो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण I, एंगल I बराबर एंगल R। I मतलब आपतित किरण, आपतित कोण है ये वाला, परावर्तन कोण क्या है, R है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें R। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि I और R दोनों क्या है, बराबर है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि इधर की साइड लिख दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये कहता है, नियम ये कहता है परावर्तन का कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण है, ये सतह पर, जो परावर्तक सतह है उसमें एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं और उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, जिस पर ये तीनों एक बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A किरण क्या है, A, उसके बाद फिर परावर्तित किरण B और ये N, तीनों एक ही, तीनों, अभी मैं पूरा यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे पूरा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, आपतित किरण एवं अभिलंब तथा परावर्तित किरण परावर्तक सतह के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये यहाँ पर इसका क्या है, सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड नियम है। ठीक है, तो इस तरीके से A, B और N मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। आपतित किरण के लिए A, परावर्तित किरण के लिए B और अभिलंब के लिए N, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या हुआ, परावर्तन का जो नियम है वो यहाँ पर ये है, इसके 2 पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि जो परावर्तन होता है प्रकाश का, तो कहाँ कहाँ से होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल है वो है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जिसको हम डेली देखते हैं, जिसमें हम देख के ना अपने बाल बनाते हैं, तैयार होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण की जो कहानी है वो समझे, समतल दर्पण से किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है, उसकी बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि समतल दर्पण वास्तव में होता क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं समतल दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है, तो इसको यहाँ पर देखें। समतल दर्पण का सबसे पहला पॉइंट कि ऐसा कोई कांच या फिर शीशा जिसका जो सतह है वो कैसी हो, समतल हो। ठीक है, और उसके पीछे की साइड धातु की एक परत छड़ी हो तो वो दर्पण बन जाएगा। एक शीशा ले लो नॉर्मल, तो शीशा आर पार दिखता है एक कांच में। ठीक है, नॉर्मल कांच तो कैसे भी ले लिया आपने, तो आर पार दिखता है कांच में, लेकिन उसी के पिछले वाले एक सतह पर यदि धातु की परत चढ़ा दी जाए तो वो बन जाता है दर्पण। दर्पण क्यों, क्योंकि वो परावर्तित करने लग जाता है। ठीक है, अब उसकी इधर वाली साइड से नहीं दिखेगा, इधर वाली साइड से आप देख सकते हैं और वो कांच बन जाए, मिरर बन जाएगा। ठीक है, दर्पण बन जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे दर्पण, समतल दर्पण का इसका परावर्तक सतह समतल होता है। पहले पॉइंट ये है ना, फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा, इसमें शीशे के एक और धातु की पतली परत चढ़ी होती है, जो अभी मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहाँ पर ये देख लें कि शीशे के पीछे चांदी या फिर पारे की सतह परावर्तक सतह का कार्य करती है। ठीक है, तो इसके पीछे यहाँ पे देखो ये क्या है आपके सामने, तो ये वाला ये है समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण जो जिसमें हम नॉर्मली इसे देखते हैं, बाल बनाते हैं। अब ये जरा सा है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये वाला समतल दर्पण है। अब इसके पीछे की साइड यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक परत चढ़ी हुई। ठीक है, अब ये किसी धातु की हो सकती है, कोई मान लो से कि ये चांदी की हो सकती है या फिर पारे की हो सकती है। ठीक, और ये जो कलर यहाँ पे किया है, इस कलर करने की वजह से, इस परत को चढ़ाने की वजह से ये जो कांच है ये क्या है, दर्पण बना। अगर इसको हटा दें तो फिर ये दर्पण नहीं कहलाएगा, केवल कांच ही कहलाएगा, शीशा ही कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फिर देख नहीं सकते हैं, फिर ये परावर्तित नहीं कर सकता है। उसके बाद जो किरण आएगी वो इस पार से उस पार चली जाएगी। क्यों, पारदर्शी हो जाएगा, राइट, तब वो शीशा रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट में यही बोला है कि शीशे के पीछे चांदी या पारे की परत परावर्तक सतह का कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये समतल दर्पण।
फिर यहाँ पर ये देखेंगे कि समतल दर्पण और इसके क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या गुण हैं, और बाकी समतल दर्पण के बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो कौन कौन से है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ से ये मिटाएं, उससे पहले यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लें एक बार। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर देख लें, और अब यहाँ पर अगला वाला जो पॉइंट है वो ये है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। जब समतल दर्पण के सामने यदि आप खड़े रहेंगे तो उसमें आपकी जो प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी वो कैसी रहेगी। ठीक है, कितना आगे रहेगी, कितना पीछे रहेगी, या फिर क्या क्वालिटी रहेगी, ये सारा सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक दर्पण है, ये वाला, ये क्या है, दर्पण। ठीक है, बड़ा सा एक दर्पण है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें आगे तो एक आपके सामने क्या है, वस्तु है, यहाँ पे लिखा मैंने वस्तु, और ये वस्तु का प्रतिबिंब है। ठीक है, इस तरीके से है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखें, इन्हीं के बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पे कोई भी वस्तु मान लो सके है तो उसका जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति कहाँ पर होती है, कैसा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, या कैसा होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देख लें। सबसे पहला वाला पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है, इनकी स्थिति के बारे में, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या IMP पॉइंट है, इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। तो इसमें यहाँ पर यह बोला है कि इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा यहाँ पे लाइन लिखी हुई है। यहाँ पर ये बोला है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की साइड उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। सपोज यहाँ पर मान लें कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण के आगे वस्तु 1 मीटर की दूरी पर आगे रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे की साइड 1 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे ये देखें तो दूसरा वाला पॉइंट क्या कहता है। दूसरा वाला पॉइंट ये कहता है कि जो प्रतिबिंब होगा, यहाँ इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये वाला, ये प्रतिबिंब कैसा होगा। पहली बात तो यहाँ पे ये कैसा होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। ठीक है, मतलब ये है कि इमेजिनरी होगा, जिसका आप इमेजिन केवल करोगे। ठीक है, तो इमेजिनरी होगा। और उसके बाद में फिर वस्तु के बराबर होगा, मतलब जितनी हाइट वस्तु की है, मान लो से कि यहाँ पे 2 फीट की है, यहाँ पर ये, ठीक है, 2 फीट की है हाइट इसकी, किसकी, वस्तु की, तो इसकी भी कितनी रहेगी, 2 फीट ही रहेगी। ठीक, तो इस तरीके से वस्तु के बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु है उतनी बड़ी वो दिखेगा आपको। ठीक है, इस तरीके से। और फिर एवं पार्श्व उल्टा दिखेगा, पार्श्व उल्टा, मतलब यहाँ पे ये है, ऐसा नहीं कि मान लो से कि यहाँ पे मार्कर इस तरीके से है तो ये उसमें कांच में देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पार्श्व उल्टा का मतलब यहाँ पे क्या है, वो ये है कि यदि आप किसी मिरर के सामने, कांच के सामने खड़े हैं, ठीक है, डेली देखते हैं, अब खड़े हैं तो आप इस तरीके से उत्तर दिशा में मान लो से घूम के खड़े हैं, या फिर दक्षिण में, जिस दिशा में आप घूम के खड़े कांच के सामने, तो कांच के सामने आप घूम के खड़े हैं तो आपका चेहरा इस दिशा में है, मान लो उत्तर दिशा में। ठीक है, तो आपके सामने जो मिरर है, उस कांच में जो आप अपने आप को देख रहे हैं, जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है, वो पार्श्व उल्टा रहेगा। मतलब ये है कि उसमें क्या है कि उसमें चेहरा है वो इस दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, इसी को यहाँ पर क्या बोलेंगे, पार्श्व उल्टा। ठीक, दिशा उल्टी रहती है, मतलब विपरीत दिशा रहती है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। फिर एक बार फिर से यहाँ पे देख लो कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर एवं पार्श्व उल्टा होता है। राइट, अब इसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखिए कि बहुत सारे अलग अलग मिरर में अलग अलग प्रतिबिंब बनते हैं। आप किसी पानी के पास में चले जाओ, तालाब के किनारे जाके खड़े रखें, आप अपने आप को देखोगे तो वहाँ पे प्रतिबिंब आपका कुछ अलग दिखेगा। क्यों, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका जो पैर है वो पहले दिखाई देंगे और उसके बाद फिर बाकी भाग आपको दिखाई देगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। और फिर यहाँ पर देखें आगे, और इसका अगला सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं। किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें सबसे पहला वाला बिंदु क्या कहता है, सबसे पहला वाला बिंदु ये कहता है कि मान लो से कि यहाँ पे ये दर्पण है, ये दर्पण है और ये जो वस्तु है, इस वस्तु को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें दिख रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पर ये वस्तु है, या फिर अपने आप को रख लो कि आप यहाँ पर खड़े हैं। अब इस वस्तु को यहाँ से दर्पण की ओर मान लो से कि 1 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से आगे बढ़ेगा। मतलब ये है कि इसका वेग मान लो से कि v है, तो इसका प्रतिबिंब का जो वेग होगा वो 2v होगा। ठीक है, डबल होगा। इतना यहाँ पे समझ में आया, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वस्तु की चाल v है तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, 2v होगी।
ठीक, आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो आपका जो प्रतिबिंब है कांच में वो 2 कदम आगे बढ़ाएगा, मतलब इतना बड़ा होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे अगला यहाँ पर देखें तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम से कम कितनी हो, कम से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि आपको अपना पूरा मतलब नीचे से लेके ऊपर, सिर से लेके पैर तक पूरा डायग्राम देखना है, पूरा उससे प्रतिबिंब देखना है कांच में, तो उस कांच की जो हाइट है कम से कम आपकी जितनी हाइट है उससे आधी तो होना चाहिए, तब जाके ना आपका जो पूरा प्रतिबिंब है वो दिखेगा, आपका जो पूरी परछाई है मतलब आपका अपने आप को आप देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो हाइट है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जितनी हाइट है, वस्तु की जितनी हाइट होती है उसका कम से कम आधा होना जरूरी है। इसके ऊपर इससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन पूरा देखने के लिए कम से कम आधी हाइट होना जरूरी है। ठीक है, उससे कम होगी तो फिर आप नहीं देख पाएंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है, तो आधा यहाँ पे आधी हाइट, आधी लंबाई का कांच होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे सबसे खास है ये, यहाँ पर ये मूव लिखा, मैंने जगह कम थी इसलिए केवल मूव शब्द का इस्तेमाल किया है। मूव मतलब होता है कि किसी कोण से किसी वस्तु को घुमा देना। मान लो से कि यहाँ पे ये वस्तु है, इस वस्तु को आपकी ओर मैंने झुका दिया, थीटा कोण से झुका दिया, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो 2 थीटा कोण से झुक जाएगा। ठीक है, वस्तु को अगर थीटा कोण से झुकाएंगे अपन तो इसका जो प्रतिबिंब इसके अंदर दिख रहा है वो 2 थीटा कोण से अंदर झुक जाएगा। राइट, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब डबल कोण से झुकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ये है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान से देखना है, समझना है और उसके बाद में फिर आपकी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इसके उपयोग देखते हैं। समतल दर्पण के जो उपयोग है वो क्या क्या है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग उपयोग इसके हैं। ठीक है, इसके जो उपयोग है कई बार से कि एग्जाम में पूछ लेते हैं, 2 खास करके यहाँ पर उपयोग है और 2 चीज़ें इससे बनती है समतल दर्पण से, वो कौन सी है वो थोड़ा सा देखें वो। ठीक है, उससे पहले यदि इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी अदरवाइज चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देख लें समतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, समतल दर्पण के उपयोग क्या क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है और बहुत ही कमाल के इसके उपयोग होते हैं। जब आप देखेंगे तो एक प्रकार से क्या है, बच्चों के लिए बहुत इंटरटेनमेंट वाला जो टॉपिक है ये वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इससे जो यंत्र बने हैं उस यंत्र को आप देखेंगे तो आपको अधिकतर मेले में दिखाई देंगे। ठीक है, मेले में अधिकतर जो दुकान है उस पर ये ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर ये देख लें समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग बहुरूपदर्शी, परिदर्शी व आईना आदि में किया जाता है। ठीक है, एक बहुरूपदर्शी जिसमें क्या है कि एक ऐसा यंत्र बना देते हैं जिसमें सामने वाले का अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर दिखाई देता है। ठीक है, अब कैसे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो यंत्र इसके पास है, बच्चे के पास हैं, ठीक है, ये इसी को हम बोलते हैं बहुरूपदर्शी, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैलिडोस्कोप। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैलिडोस्कोप, हिंदी में बोलेंगे बहुरूपदर्शी। अब यहाँ से क्या होता है कि एक ही इंसान के अलग अलग रूप दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, कैसे, किस तरीके से, वो यहाँ पर समझेंगे। तो देखो यहाँ पर इसमें समान लंबाई के 3 आयताकार दर्पण इस प्रकार लगे होते हैं कि 2 दर्पणों के बीच 60 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 दर्पण का इस्तेमाल होता है। ये जो यंत्र बना है इससे 3 दर्पण का इस्तेमाल होता है और दर्पण का आकार कैसा है, आयताकार है। ठीक है, आयताकार मतलब कुछ इस तरीके का इसका आकार है ये वाला। ठीक है, आयताकार आकार के कितने दर्पण है, 3 दर्पण लिए और इस तरीके जोड़ दिए, इस तरीके से इधर लगा दिया, तो इस तरीके से बना दिया। बना क्या, साइड से आप देखेंगे एक त्रिभुज के आकार का दिखाई देगा आपको। ठीक है, वो त्रिभुज के साथ तो समबाहु त्रिभुज, जिसे सभी भुजाएं क्या है, बराबर है, और उनके जो बीच का जो कोण है वो क्या है, 60 डिग्री का है। ठीक है, तो बीच का कोण क्या है, 60 डिग्री का है। तो इस तरीके से वो बना होता है। और अब इसके अंदर फिर होता क्या है कि अलग अलग रंगीन कांच के टुकड़े अंदर की साइड डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अब अंदर अलग अलग कलर के कांच के टुकड़े डले हैं, जिसकी वजह से क्या, वो कांच के जो कलर है ना अलग अलग, वो क्या रिफ्लेक्ट होंगे, वो परावर्तित होंगे, और जिसकी वजह से वो अपना कैलिडोस्कोप देखेंगे, उस साइड में क्या होता है, ऐसा घुमाने वाला ऐसा एक कांच लगा होता है। ठीक, घुमाने वाला एक ढक्कन टाइप का। ठीक, उसको जैसे जैसे घुमाते हैं तो अंदर की जो कलर है उनका क्या है, उनका परावर्तन अलग अलग तरीके से होता है, वो भी घूमता है, जिसकी वजह से सामने वाले को हम देखेंगे तो अलग अलग कलर का दिखाई देगा। राइट, तो इसीलिए यहाँ पर ये बच्चा जो खेल रहा है ये यही खेल रहा है, अलग अलग देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। ठीक है, और इस व्यक्ति के ऊपर जो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं वो इसी कैलिडोस्कोप की वजह से दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो अलग अलग कलरों का और बहुत सारे कलर के कांच के टुकड़े बने, उन सभी का रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे घुमाते हैं वैसे वैसे रिफ्लेक्शन चेंज होता है। ठीक, अब
फिर यहाँ पे देखें तो परावर्तक तल भीतर की ओर होते हैं। अब परावर्तक तल ये सब कांच का पूरा बना है, तो जो परावर्तक तल है वो अंदर की साइड ही होंगे, तभी जाकर रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे परावर्तक तल इसमें बहुरूपदर्शी में अंदर की साइड होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे फिर देखें तो परिदर्शी, अब परिदर्शी को इसको पेरिस्कोप भी बोलते हैं। ठीक है, परिदर्शी ये भी एक यंत्र है, अब इसको पेरिस्कोप ही बोलते हैं। अब ये किस तरीके से, ये अधिकतर युद्ध के समय में दुश्मनों की स्थिति को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कैसे, तो यहाँ पे डायग्राम में देखें, डायग्राम में यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे है, मैं यहाँ पे इसको हटा के फिर बना दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे एक यंत्र बना हुआ है, एक इस तरीके से होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। ठीक है, दर्पण लगा होता है ये वाला, इस तरीके से है ना, इस तरीके से लगा होता है। तो यहाँ से जो भी किरण आएगी वो यहाँ पे टकराएगी, और इसी के सामने, इसी के सीध में यहाँ पर एक दर्पण लगा होता है। यहाँ पर ये वाली किरण यहाँ से आके इधर यहाँ पे टकराएगी, और यहाँ से फिर यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से इस मिरर से टकराने के बाद सीधे उसको व्यक्ति को दिख जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि इसकी लंबाई कितनी भी हो, ठीक है, ये जो इसकी यंत्र बना है इसकी लंबाई कितनी भी हो, लेकिन यहाँ से किरण आती है तो यहाँ पे टकराएगी, और यहाँ से इस दर्पण से टकराने के बाद इस दर्पण से टकराएगी, और यहाँ से व्यक्ति को देख लेगा वो। ठीक है, भले कितना भी ये यंत्र मुड़ा हो, एक बार मुड़ा हो, 2 बार मुड़ा हो, 3 बार मुड़ा हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर लगा हुआ समतल दर्पण है वो 45 डिग्री के एंगल पर लगा होता है, और एक दूसरे के आमने सामने सतह होती है, परावर्तक सतह, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट करके इस पे जाएगा, और कहीं और मुड़ा होगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके आगे जाएगा। और इस टाइप के अधिकतर जो कांच है वो लगे रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधा मोड़ होता है, वहाँ पर इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या फिर कहीं ट्रेन के नीचे जो बड़ा पुलिया होता है जहाँ से वाहनों का आना जाना ज़्यादा होता है, वहाँ पर भी एक इधर की साइड एक इधर की साइड दोनों तरफ कांच लगे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये है इसका यंत्र, और इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ठीक है, तो इसमें 2 समतल दर्पण होते हैं इसमें, और ये वाले में बहुरूपदर्शी में 3 समतल दर्पण होते हैं, इनके बीच का कोण 60 डिग्री का होता है, जबकि पेरिस्कोप में, परिदर्शी में इसमें 2 समतल दर्पण होते हैं और इनके बीच का जो कोण होता है वो 45 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हुआ। अब होता क्या है कि मान लो से कि समुद्र के अंदर पनडुब्बी है, पनडुब्बी में है, युद्ध चल रहा है। ठीक है, पनडुब्बी में है, अब पनडुब्बी से ऊपर आपको ये देखना है कि हमारा जो दुश्मन है वो कहाँ पर है, उसकी स्थिति को जानना है। तो क्या करना, आप खुद पूरे ऊपर बाहर निकल के तो देखेंगे नहीं, अगर बाहर ऊपर निकल गए तो सामने वाला दुश्मन पास में है तो वो फट से मार देगा। ठीक है, लेकिन वैसे में होता क्या है कि पनडुब्बी के ऊपर इस तरीके का एक यंत्र निकाला जाता है, हल्का सा पतला सा, जो किसी को न दिखे, किसी को पता ही ना चले, इस टाइप का, उसको बाहर निकाल कर इस तरीके से घुमाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से यहाँ पे उनकी स्थिति दिखेगी, तो यहाँ से वो यहाँ पे जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर जाएगी। मतलब परावर्तन के कारण वो समुद्र के अंदर से रह के भी समुद्र का बाहर का पूरा जो नज़ारा है वो देख लेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से पूरी इसका इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये है समतल दर्पण के उपयोग। क्लियर है, और बाकी ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है इसको और सही तरीके से समझ लेना है। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लें ताकि जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है वो परफेक्ट हो जाए। कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ते हैं, याद करते हैं, दूसरी बार उसको रिवाइज करते हैं तो चीज़ परफेक्ट होती है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बाकी इस टॉपिक को यहाँ तक ही, इस पार्ट को यहाँ तक ही एंड करेंगे, टॉपिक अभी एंड नहीं हुआ है, टॉपिक इसका अगला पार्ट और बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ तक एंड करेंगे। और बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।